राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे डिटेल में सॉल्व किए थे। आज आपको बताने जा रहे हैं 2020 का जो अकाउंटेंसी पेपर में पूछा गया था, जो आपको कल एग्ज़ाम होगा अकाउंटेंसी और बीएसटी का, उसके लिए आपको बता रहे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा अंतिम तक, ठीक है, जो आपको बेनिफिट दिलाएगा कल के एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस जो अगर पूछा जाता है आपको, तो आप लिखिएगा अकाउंटिंग, यानी निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है, वो हो जाएगा क्या, लेखांकन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि हु इज़ नॉट अ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है पूछा जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनर्स यानी अवयस्क, और उपयोग करता है ये सब निवेशक, ऋणदाता, स्वामी, ये सब है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़र से, और नॉन यूज़र जो है वो है अवयस्क यानी माइनर्स। ठीक है, जो यहाँ पर पूछा है नॉट अ यूज़र ऑफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनर्स यानी अवयस्क। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया अ थिंग ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड। ठीक है, यानी व्यावसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने को कहा जाता है। अधिकार होने को क्या कहा जाता है, संपत्ति बोलते, संपत्ति बोला जाता है, यानी एसेट्स बोला जाता है। अ थिंग ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, यानी रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर या लेस, जो दोनों में से कम हो। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से जो कम हो वही कहलाएगा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, जब रूढ़िवादिता सिद्धांत अप्लाई होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लागत या बाजार मूल्य में जो कम हो। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का बेसिस जो होता है वो कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस दोनों होता है। ठीक है, लेखांकन का आधार है रोकड़ आधारित और लेखांकन का उपार्जन आधारित, यानी कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस, यानी बोथ। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन। ठीक है, यानी लेखांकन के मूल प्रलेख आधारित होते हैं। लेखांकन के मूल प्रलेख किस पर आधारित होते हैं, लेन देन पर। लेन देन होगा ही नहीं तो डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी लेन देन पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट, लेकिन पर्सनल अकाउंट को कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो यहाँ पर कहलाता है पर्सनल अकाउंट में आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर जो है लिखा है पर्सनल, रियल, नॉमिनल और रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, आर्टिफिशियल अगर लिखा है तो वो सही हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी बैंक अधिविकस खाता है व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेसियोली वाज द रेसिडेंट ऑफ, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इटली के रहने वाले थे। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। 9वें नंबर प्रश्न पूछा है गुडविल अकाउंट इज। तो गुडविल जो होता है वो एक एसेट्स होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, एक अदृश्य संपत्ति भी पूछा जा सकता है कि गुडविल जो है वो कौन सा संपत्ति है, एक अदृश्य संपत्ति है, यानी अमूर्त संपत्ति है। तो गुडविल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रियल अकाउंट है। ठीक है, एसेट्स का संबंध किससे होता है, रियल अकाउंट से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि डैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। किसका हम लोग रोजनामचे में लेखा नहीं किया जाता है, यानी रोजनामचे में लेखा नहीं किया जाता है किस चीज़ का, ट्रेड डिस्काउंट का, यानी व्यापारिक पट्टा का हम लोग एंट्री नहीं करते हैं जर्नल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा व्यापारिक बट्टा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 में अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इज कॉल्ड, यानी लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं, नैरेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी स्पष्टीकरण, नैरेशन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है द इम्प्रेस्ड सिस्टम पर्टेंस टू, यानी पेशगी प्रणाली का संबंध है। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है ये हमेशा
पेटी कैश बुक से संबंधित है, यानी खुदरा रोकड़ बही के साथ, ठीक है। परचेस बुक में जो है ये ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिखाते हैं परचेस का। सेल्स बुक में जो है ये हम लोग ऑल क्रेडिट सेल्स का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। कैश बुक में कैश से संबंधित दिखाते हैं। और खुदरा में पेटी कैश बुक में क्या एंट्रीज करते हैं हम लोग, जो छोटा मोटा खर्चा जो हेड कैशियर जो देते हैं चीफ कैशियर को, वो जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं पेटी कैश बुक में, यानी इम्प्रेस सिस्टम पर्टेंस टू खुदरा रोकड़ बही, यानी यहाँ पर पेटी कैश बुक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, 12 का। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे कि पोस्टिंग इज डन इन, पोस्टिंग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, लेजर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। खाता बही में किया जाता है, खतौनी की जाती है खाता बही में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज्ड विथ पर्सनल अकाउंट इन जर्नल, जर्नल में हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे श्याम अकाउंट है तो श्याम डेबिट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल में अकाउंट सबका इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसमें, पर्सनल अकाउंट में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि जर्नल में पर्सनल अकाउंट के साथ, पर्सनल अकाउंट में अकाउंट नहीं लिखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर पे, टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी, ठीक है। तो यानी दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा, तो ये आता है परचेज अकाउंट में, क्रय खाता में। चैरिटी रहे, डोनेशन रहे, स्टोलन रहे, डिस्ट्रॉय रहे या पर्सनल यूज़ के लिए रहे, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। ये सब अकाउंट में यानी गुड्स के रिलेटेड अगर कुछ रहता है, गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन या डोनेटेड गुड्स हो जाएगा, या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा गुड्स का, तो इसको हम लोग लिखते हैं परचेस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्रय खाता। 16 नंबर में, द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं। डेबिट बैलेंस में क्या लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यह डेबिट बैलेंस बोला है तो लॉस और एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हानि या व्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नाम मात्र खाते के डेबिट से इसमें दिखाते हैं। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि फुल फॉर्म ऑफ जेएफ या एलएफ दोनों पूछा जा सकता है। तो जेएफ का यहाँ पूछा है तो जर्नल फोलियो बोलते हैं, और एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, ठीक है। जे का मतलब जर्नल, एल का मतलब लेजर। तो यहाँ पर जो है जेएफ अगर पूछता है तो जर्नल फोलियो बोल दीजिएगा, और एलएफ का पूछता है तो लेजर फोलियो बोल दीजिएगा। तो यहाँ पर जेएफ पूछा है तो जर्नल फोलियो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन हो जाएगा। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है एक व्यवसायी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19वें नंबर प्रश्न पूछा है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, यानी रोकड़ खाते के डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो रोकड़ खाते के डेबिट शेष का अर्थ होता है अनुकूल शेष, यानी फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुकूल शेष होता है, ठीक है। अधिविकर्ष नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेवरेबल बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस, यानी रोकड़ खाते के डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है, अनुकूल शेष। 20वें नंबर प्रश्न पूछा है कि बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट इज सोन एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस का सारा खर्च लिखते हैं, ठीक है। तो सारा खर्च या सारा एसेट्स को लिखते हैं, यानी संपत्ति या व्यय को लिखते हैं। यानी डैश खाते के शेष तलपट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है सारे खर्चे और संपत्ति को। तो यहाँ पर संपत्ति जो है वो है रोकड़, और सारे ये जो लाइबिलिटीज़ है यानी क्रेडिटर्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट पक्ष में। कैपिटल, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा, और यहाँ पर जो है कैश सिर्फ डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा, यानी रोकड़ को डेबिट में लिखते हैं हम लोग। 20 नंबर का आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर पे, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, तो जनवरी 1 तारीख दिया है, 31 दिसंबर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 31 दिसंबर को। और एक स्पेशल एक पर्टिकुलर डेट पे क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में, रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹500 विल बी डेबिटेड टू, कौन सा अकाउंट में जाएगा, मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। रिपेयर ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू द एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा, मशीनरी खाते में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्साइल्ड द अकाउंट ओपनड एट दिस टाइम इज, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में कौन सी खाता खोला जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे आप मान रहे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और कोई मैच नहीं कर रहा है तो उसमें एक अकाउंट खोला जाएगा जिसको बोलते हैं भूल चूक खाता, यानी सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। भूल चूक खाता एक बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है।
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा है, गुड सोल्ड टू राजू वर्थ ₹650 वाज एंटर्ड इन हिज अकाउंट ₹500, नाउ राजू अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कितना का डिफरेंस आ गया 150 का, तो 150 से डेबिटेड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 150 से। 24 के बाद 25वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, ठीक है, यानी भूमि का उपयोग जीवन काल होती है असीमित यानी अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू, ठीक है, अप्रचलन का अर्थ मूल्य में कमी करना, नवप्रवर्तन और आविष्कार हेतु, इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 27 में, अ मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय ₹2000 एवरी ईयर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। विच मेथड इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अगर 2000 लिखा है, प्रति वर्ष लिखा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑप्शन नंबर 1 यानी सरल रेखा विधि। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज क्रिएटेड फॉर नोन लाइबिलिटीज, यानी ज्ञात दायित्वों के लिए क्या सृजित किया जाता है, तो प्रावधान किया जाता है, प्रोविजन बोलते हैं उसको, ठीक है। व्हाट इज क्रिएटेड फॉर नोन लाइबिलिटीज, तो प्रोविजन बोलते हैं, प्रावधान। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 28 का। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है, ठीक है, पूंजी लाभों में से। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स, यानी पूंजी लाभों से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ अ बिल, यानी क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायती दिन के रूप में दिए जाते हैं, तो 3 डेज ऑफ ग्रेस दिया जाता है, ठीक है। ग्रेस पीरियड जो रहता है वो 3 दिन का। हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेज ऑफ ग्रेस, तो 3 दिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 30 का। 31वें नंबर पूछा गया है कि व्हेन अ बिल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड द ड्रॉवर गिव्स क्रेडिट टू, यानी क्या एंट्री करेगा अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, तो ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई टू बैंक करेगा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्रेडिटेड बोला है, क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भुनाया गया बिल अप्रतिष्ठ हो जाता है तो लेखा जमा करता है किसको, बैंक खाते को, ठीक है। तो इसलिए एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉई टू बैंक अकाउंट, तो बैंक खाते को क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में, इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन नेक्स्ट फॉलोइंग डे, यानी आकस्मिक छुट्टी के दिन परिपक्वता तिथि होती है आगामी दिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 32 का। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आउटस्टैंडिंग वेजेस इज सोन इन ट्रायल बैलेंस, इट इज सोन इन, ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर दिया गया है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो आइटम होता है एक ही बार एंट्री यूज़ होता है, वो कहाँ यूज़ करेंगे, या तो ट्रेडिंग में या पीएल में या बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट का आइटम है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी अगर दिया रहता या प्रीपेड रेंट लिखा रहता, कुछ भी अगर प्रीपेड के साथ लिखा रहता, तो वो भी हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस को अगर लिख देता बैलेंस शीट में कहाँ, तो ये इसको हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस का। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन ए सिनेमा हॉल इज, तो एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता की वृद्धि के लिए की गई व्यय की राशि क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय हो जाता है, ठीक है। एक बड़ा अमाउंट यानी ह्यूज अमाउंट एक्सपेंड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल होता है, ये याद रखिएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल। ऑप्शन नंबर 1 यानी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 36 में, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 36 के बाद 37 देख लेते हैं। 37 पूछा गया कि हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बाइट, तो सही आंसर हो जाएगा 8। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है। तो हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बाइट, तो 8 हो जाएगा। टैली इज क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेखांकन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ AIS, तो इसका फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया हार्ड कॉपी प्रिंटर इज, तो हार्ड कॉपी प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आउटपुट उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 तक देख लिए इसका। 2020 में आपको पूछा गया था और 2019 का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2020 में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका अकाउंट के एग्ज़ाम के लिए।
तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर, और जिनका वीडियो छूट गया है वो जाकर सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख ले, चेक कर ले एक बार। और ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने से, और जो आपको बताया है यहाँ पर मॉडल सेट भी बताया है वो भी आप चेक कर सकते हैं जाके। और ज़रूर बताइएगा कि हिंदी और इंग्लिश में आपको कितना बेनिफिट मिला, और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए थे, जो क्वेश्चन जो पूछा गया था इससे पहले, वो ज़रूर बताइएगा, और कितने मार्क्स आए वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब भी कर ले अगर नहीं किए हैं अभी तक तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए कोई भी वीडियो अगर नया आता है तो इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।